अभी तक हम लोग फ्लूइड में प्रेशर कैसे वेरी करता है एसिलरेटिंग और नॉन एसिलरेटिंग कंडीशन में उसको देख रहे थे, ठीक है। अब हम लोग पास्कल्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पढ़ करके आज का क्लास खत्म कर देंगे। पास्कल्स लॉ में क्या बोला गया है कि अगर लिक्विड रेस्ट में है, ये गैस के लिए भी और लिक्विड के लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है। लेकिन हम लोग लिक्विड वाला बोल के काम करेंगे। तो पास्कल्स लॉ के हिसाब से क्या है कि अगर लिक्विड इक्विलिब्रियम में मतलब एसिलरेटिंग जोन में नहीं समझ रहा है कि नहीं, तब अगर एक जगह पर आप प्रेशर बढ़ाइएगा ना तो उतना ही से सब जगह पर प्रेशर बढ़ जाएगा। वो कहां पर है इससे मतलब नहीं, यहां बढ़ाइएगा तो यहां भी प्रेशर उतना ही से बढ़ेगा, यहां भी उतना ही से बढ़ेगा, यहां भी उतना ही से बढ़ेगा। प्रेशर सब जगह उतना से बढ़ेगा। फोर्स के बारे में चर्चा नहीं किया जा रहा, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में फोर्स घुस जाता है, समझ में आ रहा है। तो ये यही बोला, बाकी लैंग्वेज में लिख दिया गया है कि द इंक्रीज इन प्रेशर एट एनी पॉइंट ऑफ द इनक्लोज्ड लिक्विड इन इक्विलिब्रियम is transmitted equally to all other points of the liquid and also to the walls of the container provided the effect of gravity is neglected। इसको तुम छोड़ दो, ग्रेविटी का जो इफेक्ट होगा उसको चर्चा में लाना भी नहीं है, ठीक है। अभी बस इतना ही याद रखना है कि एक जगह पर अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं या घटाते हैं तो डिट्टो उतना ही से सब जगह पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो जैसे कि ये वाला जो है ओपन वेसल है जिसमें कि लिक्विड रखा हुआ है, तो मान लेते हैं यहाँ प्रेशर P2 है, यहाँ पर P4 है, यहाँ P5 है, यहाँ P1 है, अलग अलग लेवल प्रेशर माना गया। अब क्या किया गया कि इसके ऊपर में एगो मासलेस पिस्टन रखा गया और उसके ऊपर में एगो मास रख दिया गया। तो ये समझ में आया कि जैसे ही तुम रखोगे तो यहाँ पर प्रेशर है जो कि बढ़ जाएगा। कितना से बढ़ जाएगा, तो mg हो गया फोर्स अब बटा एरिया, तो उतना से यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अब प्रेशर कितना हो जाएगा, पहले तो यहाँ पर प्रेशर था कितना P5, अब कितना हो जाएगा P5 प्लस mg/a। तो इतना से प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं यहाँ पर? तो एक जगह पर प्रेशर बढ़ा तो सब जगह पर बढ़ेगा उतना ही से प्रेशर। तो इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, सब जगह पर जितना पहले था उसमें mg/a का क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा, बोलो यार। यही है पास्कल्स लॉ, समझ आ रहा है कि नहीं? कोई जरूरी नहीं है कि बढ़ाइए तो सब जगह बढ़ेगा, तो घटाओगे तो सब जगह घट जाएगा, ठीक है। और बाकी जी चर्चा शुरू में नहीं करेंगे, हर जगह पर यही माना जा रहा है कि लिक्विड है ना अभी तत्काल जो इनकम्प्रेसिबल है, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पर क्या है कि प्रेशर ज्यादा है, यहाँ ज्यादा कंप्रेस्ड है, यहाँ कम कंप्रेस्ड है, वैसा नहीं, अभी नॉर्मल माना गया, ठीक है। चलो, पास्कल्स लॉ का यूज किया जाता है हाइड्रोलिक लिफ्ट में या हाइड्रोलिक ब्रेक में, ठीक है। कैसे यूज किया जाता है तो उसका तो एक एग्जांपल हम करवाएंगे ताकि फीलिंग हो। पहले आप समझिएगा, इस जगह का एरिया A1 है, ठीक है, और इस जगह का एरिया A2 है। तो अगर यहाँ पर फोर्स आप F1 लगाइए इस जगह, तो यहाँ पर समझ में आया कि प्रेशर F1/A1 से बढ़ जाएगा। बोलो यार, बढ़ जाएगा उतना से, तब तो हर जगह पर प्रेशर क्या होगा, F1/A1 से बढ़ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर इस डायरेक्शन, माने अगर इसको देखोगे इधर से लगाएगा तो प्रेशर कितना से बढ़ेगा, तो F1/A1 से। तो ये समझ में आया कि इस पर, इस डायरेक्शन में F नेट कितना लगने लगेगा, तो प्रेशर कितना बढ़ा है यहाँ पर F1/A1, तो उतना ही यहाँ भी F1/A1 से बढ़ गया प्रेशर। तो फोर्स कितना होगा, तो जितना प्रेशर बढ़ा इनटू एरिया, यहाँ इसका एरिया A2 दिया हुआ। नॉर्मल वे में ये कर सकते हो कि यहाँ पर कितना प्रेशर बढ़ा तो F1/A1 यहाँ पर, तो यहाँ पर भी उतना ही बढ़ेगा। इसको तुम ऐसे कर दे सकते हो, मान लो यहाँ F2 बोल दिए तो F2/A2 भी कर सकते हो, ऐसे भी करके कोई कर सकता है कि यहाँ प्रेशर निकाल लिया, यहाँ प्रेशर निकाल लिया, तो हो गया। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसी को लिख रहे हैं हम, इसको F2 ही कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ
F2 का वैल्यू कितना है, तो जितना टाइम्स एरिया हुआ A2 बाई A1 हुआ ना, इनटू जो यहाँ पर अप्लाई आप किए थे। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ पर अप्लाई किए आप F1 फोर्स और आपके हाथ में A2 बाई A1 इंटू F1 फोर्स लगा, इसका मतलब इतना के एडवांटेज ना हो गया जी, फोर्स में एडवांटेज हुआ, प्रेशर में सब जगह पर बराबर एडवांटेज हुआ। यहाँ जितना से प्रेशर बढ़ा F1 बाई A1 से, उतना ही यहाँ भी बढ़ा F1 बाई A1 से ही प्रेशर, लेकिन फोर्स जो है वो इतना टाइम से ज्यादा ना हो गया जी। तो सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि A2 बाई A1 को बोला जाता है मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया कि मैकेनिकल काम करने में आपको इतना का बेनिफिट, इतना टाइम्स जो हो गया तो बेनिफिट ना हो गया आपको। तो इसको ऊपर ऊपर ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक जगह पर जितना फोर्स लगाओगे तो दूसरा जगह पर कैलकुलेट करना रहेगा, कहीं पर भी फोर्स लगा हुआ तो उसको पहला मान लेना, तो जहां कैलकुलेट करना रहेगा वो दूसरा होगा। तो जितना टाइम्स एरिया हुआ होगा उतना ही टाइम्स फोर्स होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या, बोलो यार। तो इसी से क्या होता है ना कि बहुत भारी भारी चीज को आसानी से उठा लिया जाता है। जैसे समझना, एक कार है यहाँ पर जिसका वजन 500 केजी, 500 केजी उठाना आसान काम है, मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। अरे बोलो यार, 50 केजी तो आदमी को हाथ नहीं आ जाता है। तो इस कार का वजन 500 केजी है, ठीक है, और इसको उठाना है तो आपको बोला है कि बताइए मिनिमम यहाँ कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। पहले बात तुम समझना, अगर जो ऐसे नॉर्मल वे में 500 केजी को उठाना रहेगा तो इसका वजन कितना है, 5000 न्यूटन। तो इसका मतलब 5000 न्यूटन के बराबर फोर्स लगाओगे तब ना ऊपर जाएगा। बोलो यार। और अगर जो इसका सहारा लेंगे तो हम पता करते हैं कि कितना फोर्स लगाओगे कि ऊपर उठ जाएगा। तो दिमाग नहीं चलाना है, एक तो कॉमन तरीका है क्या कि यहाँ पर प्रेशर F/S निकाल लीजिए, यहाँ भी F/S निकाल लीजिए, बराबर कर दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो गया, प्रेशर कितना से बढ़ेगा अगर F फोर्स लगाओगे तो F बाई वहां का एरिया, तो पाई R हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 होगा ना जी, मीटर का स्क्वायर, 0.1 का स्क्वायर 0.01। तो फोर्स बटा एरिया आ गया ना यहाँ का, तो इतना सा प्रेशर वहां बढ़ा अगर तुम लगाए तो। कुछ अलग बोल दिए क्या जी, ठीक तो है। अरे यहाँ प्रेशर हो जाएगा कितना, फोर्स बटा एरिया, तो एरिया होगा पाई R स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर हो गया, तो 0.1 मीटर हो गया रेडियस, तो उसका स्क्वायर किए थे इतना हो गया। तो इतना से कहाँ प्रेशर बढ़ा, यहाँ पर। तो उतना ही से समझ में आया कि हर जगह प्रेशर बढ़ा। हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर प्रेशर इतना ही है, बढ़ा है, चेंज का बात किया जा रहा है कि F लगाने से यहाँ पर इतना प्रेशर बढ़ा, तो हर जगह पर उतना ही से प्रेशर बढ़ा होगा, तो यहाँ पर भी उतना ही से प्रेशर बढ़ा होगा। यही ना किया जाता है। तो वो तो सीखने के लिए बाद में सीधे करिएगा कि यहाँ का प्रेशर निकाल दीजिएगा, यहाँ का प्रेशर निकाल दीजिएगा तो हो जाएगा। यहाँ अगर उठाना है तो यहाँ पर फोर्स कितना लग रहा होगा, 5000 न्यूटन। बोलो यार, बाई एरिया, तो पाई इसका कितना हो जाएगा, रेडियस तो हो गया 1 का स्क्वायर, तो ये 1 हो गया, ये ना हो गया। तो यहाँ पाई से पाई कट गया, तो F का वैल्यू कितना आ गया, तो इसको उधर फेंक दोगे तो आ जाएगा 50। तो पहले अगर कार को तुमको उठाना रहता तो तुमको 5000 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ता, और इसके थ्रू क्या बेनिफिट हुआ कि मात्र तुम 50 न्यूटन यहाँ लगाओगे तो उठ जाएगा। मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर 5 केजी तुम रख दोगे तो उठ जाएगा। बोलो यार, बिना पेन टच किए हुए आदमी कैसे बना था, इसका रेडियस हो गया 0.1 मीटर और इसका रेडियस हो गया कितना, 1 मीटर, तो 10 टाइम्स हो गया रेडियस। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा, तो 100 टाइम्स। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर एरिया 100 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 टाइम्स का ना बेनिफिट होगा। इसका मतलब क्या है कि इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर 100 टाइम्स कम लगाना पड़ेगा, तो यहाँ
1000 न्यूटन का जरूरत है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका 100 टाइम्स कम लगाना पड़ेगा, इसका मतलब 50 न्यूटन लगाना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा होगा? तो बेनिफिट दिखा ना कि मतलब ऐसे रखोगे उठ जाएगा। समझ आ रहा है कि ना? ये बताया गया आपको किसके हेल्प से, लिक्विड के हेल्प से। गैस में भी यही कहानी होता है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो जहां पर से वो प्रेशर लगाता है वहां पर क्या करता है ना कि बहुत पतला सा होल रहता है, तो वहां पर थोड़ा भी फोर्स लगाएगा तो प्रेशर जो चेंज होगा ना, वही प्रेशर दूसरी जगह चेंज होगा, तो बड़का बड़का चीज को उठा लेता है। ट्रक को आसानी से उठा लिया जाता है उसके हेल्प से। खैर छोड़ो, समझ में आ गया? तो ये मैकेनिकल एडवांटेज होता है, इसको याद रखिए। समझ आ रहा है? अब बैरोमीटर और मैनोमीटर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आज का क्लास खत्म कर देंगे। तो इसमें होता क्या है कि एक ट्यूब लो, ठीक है, जिसमें एकदम मरकरी फुल भर दो, एकदम फुल मरकरी भर दिए, ठीक है। उसके बाद ट्यूब को उल्टा कर, तो मरकरी तो एकदम पूरा भरा हुआ है, अब उसको ले जा करके एक कंटेनर में ओपन एंड को डाल दो। समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसमें पहले से मरकरी भरा हुआ है, तो तुम देखोगे ना कि इसका मरकरी जो फुल एकदम भरा हुआ था वो कुछ पोर्शन नीचे आ गया, ठीक है। तो एक समय ऐसा होगा कि नीचे आ करके कुछ हाइट पर स्थिर हो जाएगा, तो तुम ये हाइट निकाल सकते हो कि नहीं? इसके ओपन सरफेस से ये हाइट नाप सकते हो कि नहीं? नाप लोगे तो समझ ना कहानी क्या होता है कि ये मरकरी और ये मरकरी दोनों कनेक्टेड है। सबसे पहले तो ये सिस्टम रेस्ट में है। रेस्ट इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, नॉन एक्सीलरेटेड इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये सिस्टम नॉन एक्सीलरेटेड है, ठीक है। तो ये मरकरी और ये मरकरी कनेक्टेड है कि नहीं? पहले ये बताओ, कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक लेवल पर सेम प्रेशर होगा, चाहे जैसे तुम नापो। तो बाहर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा वही ना यहाँ पर होगा। अरे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कभी भी ओपन सरफेस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो पता है तुमको क्योंकि ये बाहर से कांटेक्ट में है। तब तो इसके लेवल में जो भी होगा उसका प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो ये समझ में आया कि इसका प्रेशर किसके बराबर होगा? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। बोलो यार। और इसका प्रेशर आप कैसे निकाल सकते हैं? तो यहाँ का प्रेशर प्लस रो जी एच और यहाँ पर प्रेशर जीरो। क्यों जीरो है? क्योंकि पहले ये फुल भरा हुआ था, हवा हुआ कुछ था ही नहीं, वो तो तुम उल्टा किया तब नहीं कुछ नीचे आया, पूरा भर दिया गया, उसके बाद इसे उल्टा किया गया। और उसके बाद ऐसे तुम यहाँ पर रखोगे तो कुछ नीचे आएगा मरकरी, उस पर स्थिर हो जाएगा। तो एक लेवल पर सेम प्रेशर होगा, तो ये वाला कांटेक्ट में एटमॉस्फेयर का, यहाँ पर प्रेशर है 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो इसका भी प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर या 1 atm के बराबर होगा। और इसका प्रेशर इधर से नापोगे तो 0 प्लस कितना रो जी एच। ये समझ आ रहा है कि अगर यहाँ हवा रहता तो यहाँ पर 0 कहने लायक तुम नहीं थे। यहाँ पर कुछ नहीं, क्योंकि मरकरी ही खाली किया है इसको, यहाँ प्रेशर 0 है। बोलो यार। तो 0 प्लस रो जी एच, तो यहाँ का प्रेशर कितना आ जाएगा? रो जी एच आएगा कि नहीं? तो मरकरी का रो इंटू जी इंटू एच। बोलो जी। तो इस केस में एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होगा वो रो जी एच के बराबर होगा। तो ये देखा गया ना एक्सपेरिमेंट में कि एच का जो वैल्यू आता है ये 76 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। इसीलिए 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या 1 एटीएम को बोला जाता है 76 cm ऑफ Hg, या क्या बोल सकते हैं 760 mm ऑफ Hg। इसका मीनिंग समझना। कभी बोलेगा कि 20 सेंटीमीटर ऑफ Hg, इसका मतलब हुआ कि 20 सेंटीमीटर का एक पाइप लगाइए, ठीक है। पाइप लगाइए, ट्यूब लगाइए, उसको मरकरी भर दीजिए आप, और नीचे में प्रेशर रो जी एच के हिसाब से कैलकुलेट करिए, जिससे कि ऊपर में प्रेशर 0 माना जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो अगर कभी दे दिया आपको, जिसमें बच्चों को अक्सर दिक्कत होता है, बोल देगा कि 20 मीटर ऑफ वाटर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि रो जी एच में रो रहेगा वाटर का और 20 मीटर का हाइट कर दोगे
तो रोजियस के हिसाब से जो कैलकुलेट करोगे वही प्रेशर आ जाएगा। यस सर। समझ में आ रहा होगा आपको? कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये समझ में आया ना कि 76 cm ऑफ Hg ये बोलते 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 प्रेशर के रूप में आ गया। ये एक्चुअली में प्रेशर नहीं है, इसका मीनिंग है, अरे तो लेंथ ना है। तो प्रेशर कैसे हो जाएगा? इसका मतलब है कि उतना लेंथ का तुम कर दोगे, रोजियस से कैलकुलेट करोगे तो जो प्रेशर आएगा वो 1 atm का आएगा। यस सर। बोलो यार, अगर आपसे कभी दे दे, मैंने कभी पूछ ले कि प्रेशर जो है वो 50 मीटर ऑफ वाटर, तो बताना है आपको कि कितना पास्कल है या कितना एटीएम है, ये बताना रहेगा। तो कैसे निकलेगा प्रेशर बताओ तो? रो वाटर का कितना हो जाएगा 1000 ऐसा में इनटू जी 9.8 या 10 अभी तक का 10 है, ठीक है, इनटू एच। तो एच का वैल्यू कितना हो गया 50, ये है ना वाली, ये हो गया 5 इंटू 10 टू दी पावर 5 ऐसा यूनिट में थी पास्कल हो गया। बोलो यार। तो जैसे ऊपर आता 50 m ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या हो गया था कि वो इतना प्रेशर के बारे में बात करना चाह रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? और अगर जो 10.5 पास्कल को एप्रोक्स 1 atm मानते हैं तो ये एप्रोक्स किसके बराबर पड़ेगा? 5 atm के बराबर। ऐसे हम आपको बता चुके हैं जी, दोबारा लिखना पड़ेगा क्या? 1 atm जो होता है वो कितना होता है 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल के बराबर। यस सर। बोलो यार। तो ये ध्यान रखिएगा। तो समझ में आया ना कि mm ऑफ Hg देगा या कुछ भी देगा हाइट के टर्म में, तो रोजियस से कैलकुलेट करना होता है। ये वाला डाटा खाली याद रखते हैं कि 76 cm ऑफ Hg जो होता है वो 1 atm कहलाता है, मतलब 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल के बराबर होता है। कभी बोल देगा आपको कि 20 cm ऑफ Hg, तो Hg के केस में ना आप रोजियस से नहीं कैलकुलेट करिएगा, यूनिटरी मेथड लगा लीजिएगा। बाकी किसी का देगा तो रोजियस से कैलकुलेट करेंगे। यस सर। लेकिन मरकरी का देगा तब रोजियस से नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन लेंदी हो जाएगा, यूनिटरी लगा लेंगे। जैसे यहां देखा, यही सवाल अगर पूछ देता कि P का वैल्यू जो है वो 50 मीटर ऑफ Hg, तो एक तो तरीका क्या हो गया कि रो ऑफ मरकरी 13600 इंटू जी इंटू एच, इसका वैल्यू करके कैलकुलेट करते। या Hg का याद ही ना रहता है जी, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे कि 76 cm यहाँ मीटर दिया हुआ है, तो इसको 76 cm को लिख सकते हैं 0.76 मीटर। तो आप क्या बोलिए कि 0.76 मीटर जब रहेगा तब प्रेशर कितना हो जाएगा 1 atm, या आप ऐसे भी बोल सकते हो 1.013 into 10 to the power 5 पास्कल। बोलो यार। तो वैसे ही कर लिया कि 1 रहेगा तो कितना होगा, तो 50 रहेगा तो कितना होगा, बोलो जी। तो कितना हो जाएगा 1 atm डिवाइडेड बाय 0.76 into 50। तो इसमें क्या होगा कि कैलकुलेशन कम ना करना पड़ेगा, रोजियस वाला थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो मरकरी वाला यादें रहता है कि इतना होता है तो 1 atm के बराबर होता है, फिर वो कुछ भी दे सकता है। बाकी किसी का भी कहेगा वाटर का या कोई भी लिक्विड का इतना mm ऑफ दिस वाटर माने दिस लिक्विड, तो आपको समझ जाना है कि रोजियस के हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, यही इसमें समझना है। समझ आ रहा है? अच्छा एक बात समझ में आ रहा है आपको कि मान लो कि यहाँ पर छेद कर देगा, तो यहाँ जैसे ही छेद करेगा तो यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा कितना 1 atm के बराबर। तो ये समझ में आया कि इसको हर हालत में यहीं पर गिर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो नहीं गिरेगा तो 1 atm प्लस समथिंग, अब वो बराबर हो पाएगा इधर से 1 atm का? नहीं हो पाएगा। बोलो यार। तो वो सब तो थोड़ा सा चर्चा करना है सरफेस टेंशन वाला में। ये भी समझ में आया कि अगर यहाँ छेद रहेगा या खुला हुआ रहेगा तो इसमें 1 atm यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर भी रहेगा तो 1 atm। बोलो यार। तो रोजियस वाला यहाँ एक्स्ट्रा ना हो जाएगा, जो होना नहीं चाहिए, ये तभी पहुंच पड़े जब पूरा गिर करके कहीं भी यहाँ। बोलो। तो फिर क्या है कि कैपिलरी ट्यूब वाला बताया जाता है कि अगर उठा हुआ है तो कोई ना कोई कारण है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो वो वहां चर्चा करेंगे।
अच्छा यहाँ पर खाली ये बोला जाता है ना कि पूरा भर दिए थे आप मरकरी को, अब ऐसे उल्टा करिएगा, अभी तो पूरा में भर ले है, लेकिन जैसे इसमें डालिएगा तो कुछ नीचे आएगा तो यहाँ जगह खाली होगा ना, तो ये मरकरी जो है उसका कुछ वेपर बनेगा ना। अरे बोलो यार, तो मरकरी का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, बहुत कम, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर है जो कि प्रेशर अप्रॉक्स 0 माना जाएगा। ऐसे अगर थ्योरेटिकल में क्वेश्चन सेट कर दे कि बैरोमीटर में इस जगह पर अगर मरकरी आप यूज किए हैं तो इस जगह पर प्रेशर एग्जैक्टली 0 होता है, वेपर प्रेशर और मरकरी के बराबर होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? इस ढंग से सेट करेगा तो समझ में आया कि वेपर प्रेशर मरकरी का होगा। अगर वाटर का करता तो वेपर प्रेशर वाटर होता, वो अलग बात है कि मरकरी का बहुत कम होता है। उसका रीजन है मरकरी में खुद ही बॉन्ड बहुत ज्यादा होता है, अब वेपर बनने के लिए उसको छूटना ना पड़ता है, तो बहुत कम छूटता है, टेंड्स टू 0 ही वहां पर होता है। लेकिन थ्योरेटिकल पूछ सकता था। यस सर। एमएम ऑफ दिस लिक्विड का मतलब आप समझ गए हैं? यस सर। तो ये ध्यान रखिएगा, हो सकता है बच्चा सा सवाल पूछेगा कि किसी लिक्विड का डेंसिटी कुछ भी दे सकता है, मान लो दे दिया कि 1500 kg पर मीटर क्यूब, तो इतना एमएम ऑफ दैट लिक्विड हाँ का प्रेशर कितना होगा, समझ आ रहा है? सर इसीलिए रोज एज कर दीजिएगा। चला अब देख लो यहाँ पे मैनोमीटर से क्या होता है ना कि किसी गैस का प्रेशर ना पाता है, ठीक है, बड़ा आसान है, सब बता चुके हैं आपको, बस खाली एक बार समझो कि रिवीजन टाइम पे चल रहा है। तो ये गैस है, तो गैस का प्रेशर तो सब जगह सेम माना जाएगा, ये समझ में आया कि यहाँ पर गैस का प्रेशर कुछ होगा, तो इस लिक्विड का इस पॉइंट पर अगर प्रेशर पता है तो यही प्रेशर यहाँ पर भी होगा, लिक्विड सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना, कनेक्टेड होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोलो यार। तो इस गैस का प्रेशर जितना यहाँ होगा लिक्विड का भी प्रेशर उतना ही होगा यहाँ पर, और इस लिक्विड का जितना यहाँ प्रेशर होगा उतना ही यहाँ प्रेशर होगा। यहाँ का प्रेशर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? तो जो यहाँ पर है प्लस रोजियस, तो यहाँ का प्रेशर जो होगा वो गैस के प्रेशर के बराबर होगा, और वही यहाँ के बराबर होगा। यहाँ पर कैसे कैलकुलेट होगा बताओ तो? सीधे रोजियस लिखाएगा कि P0 प्लस रोजियस, P0 प्लस रोजियस लिखाएगा। अब रो किसका होगा? तो जिस लिक्विड को तुम यूज करोगे, बोलो यार। यहाँ पर मरकरी का कराया गया था, अगर कोई दूसरा लिक्विड देगा तो दूसरा लिक्विड से होगा, समझ आ रहा है ना? ये सब लोग क्वेश्चन नहीं पूछता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन टाइप का ही पूछेगा, समझ आ रहा है? इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछना चाहिए इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि उसमें क्या है कि लिक्विड वगैरह बदल करके वो दे सकता है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्वेश्चन दिया है कि इन एबव मैनोमीटर हाइट ऑफ वाटर h इक्वल टू 20 मीटर, माने इसका वैल्यू दिया है 20 मीटर, तो आपको बताना है कि गैस का प्रेशर इसमें कितना होगा। तो जो गैस का प्रेशर यहाँ पर होगा वही लिक्विड का भी प्रेशर होगा, और जो यहाँ पर प्रेशर होगा वही यहाँ होगा। यहाँ पर क्या होगा तो वैसे कैलकुलेट करेंगे, तो P गैस कितना हो जाएगा? P0 बोले तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बोलो यार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू क्या लिया है? 10⁵ पास्कल, यहाँ पर प्लस रो का वैल्यू हो जाएगा 1000, G का वैल्यू 10 और H का वैल्यू 20, यही वाला ना होगा, क्योंकि सब ऐसा 20 पास्कल है भाई, समझ में आ रहा है? तो यहाँ से कितना आ गया देख लेना, 2 × 10⁵ आई 10⁵ हो गया 3 × 10⁵ पास्कल। अगर एटीएम में करना रहेगा तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत लग रहा है? बच्चा टाइप का सवाल है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ है, ठीक है। और ऐसा भी बोला जाता है कि एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि एज्यूम करिए कि जो भी एयर है ना उसका डेंसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट क्या है? कांस्टेंट है डेंसिटी। ऐसा होता नहीं है, नीचे में ज्यादा डेंसिटी होता है, फिर धीरे धीरे डेंसिटी क्या होता है? कम होते जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो वो क्वेश्चन सेट किया है कि एज्यूम करिए कि एयर का डेंसिटी कांस्टेंट है थ्रू आउट, ठीक है। तो बताइए कि कितना हाइट तक एटमॉस्फेयर है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि उस गैस को मान लो कि एगो ट्यूब में इसे तुम रख दिए हो, तो जहां पर इंडिंग होगा एटमॉस्फेयर का वहां पर तो प्रेशर जीरो होगा, तो वो हो गया जीरो प्लस रो ऑफ गैस इनटू जी इनटू एच, मान लेंगे एच हाइट तक है तो वो बराबर होना चाहिए 1 atm के। तो उससे क्या है कि एच कैलकुलेट होगा तो पता चलेगा कि कहां तक एटमॉस्फेयर समझ आ रहा है कि नहीं। हालांकि ये एग्जैक्ट देगा कहानी नहीं, क्यों नहीं देगा कहानी, क्योंकि रो अगर देगा माने गैस का डेंसिटी आपको देगा अर्थ सरफेस का तो वो घटते ना जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो मैक्सिमम डेंसिटी मान करके कैलकुलेट करोगे रो जी एच तो जो आएगा, तो दूसरा जगह पर तो डेंसिटी कम है, इसका मतलब उसके रिस्पेक्ट में ज्यादा दूर तक होगा एटमॉस्फेयर। नहीं समझे हम ये क्वेश्चन बोल क्यों रहे हैं, क्योंकि यहाँ खुद आपको समझना रहेगा कि अगर एयर का डेंसिटी दे दिया और पूछा कि कितना दूर तक एटमॉस्फेयर है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो ये खुद आपको मानना पड़ेगा कि यहाँ पर तो प्रेशर है 1 atm और ये मानना पड़ेगा कि अगर ऐसे वर्टिकली चलो तो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा होगा एटमॉस्फेयर, तो वहां पर प्रेशर जीरो होगा, तो जीरो प्लस रो जी है, समझ आ रहा है कि वो यहाँ का प्रेशर होना चाहिए, अब वो वाला प्रेशर है जो कि 1 atm आपको पता है। यस सर। रो जी एच वाला जब भी लगाना ना तो ऐसा यूनिट में करके लगाना, एटीएम वाला को भी ऐसा यूनिट में करके करोगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। तो ये आप ध्यान रखिएगा, कुछ बोलना था। हाँ एक चीज समझिएगा जी, कभी भी गैस का और लिक्विड का कॉम्बिनेशन देगा ना तो गैस वाला के हाइट के कारण प्रेशर चेंज नहीं मानते, समझ में आया। क्यों, क्योंकि रो जो होता है गैस का बहुत कम होता है लिक्विड के रिस्पेक्ट में, तो जब भी हाइट का बात करेंगे ना तो केवल गैस रहेगा तब तुम सोच सकते हो, समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन लिक्विड और गैस का कॉम्बिनेशन रहेगा तब आपको मानना है कि थ्रू आउट गैस का प्रेशर एक ही जगह, उसके डेंसिटी के माने एक ही है, उसके डेंसिटी के कारण या हाइट के कारण प्रेशर डिफरेंस नहीं हो रहा। हमने बच्चा दिमाग तो लगाना लगा कि सर जब गैस में भी रो जी एच होता है तो यहाँ तो अलग होगा प्रेशर, तो ई वाला हाइट को नहीं देखे, तो लिक्विड और गैस जब भी रहेगा ना तो गैस के हाइट के कारण जो प्रेशर चेंज होगा उसको नेगलेक्ट करेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं। रीजन समझ में आया ना। यस सर। क्योंकि रो जी एच में रो गैस करोगे तो बहुत कम होता है, बोलो यार। हाँ केवल गैस है और बोल दिया इतना ऊपर है इतना नीचे है और उसके हिसाब से क्वेश्चन देना चाह रहा है तो चाहे जितना हो तो निकालना तो पड़ेगा। यस। तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत इसमें होगा। एक क्वेश्चन का टाइप होता है जी कि आपको बोलेगा कि लिक्विड के कारण वर्टिकल वॉल पर कितना फोर्स लगेगा, समझ आ रहा है। ये सब टाइप आपने आया नहीं लेकिन एकदम आने वाला है, ये ध्यान रखना। लिक्विड के कारण वर्टिकल वॉल पर कितना फोर्स लगेगा, थोड़ा सा लेवल और बढ़ाया जाएगा, इंक्लाइन प्लेन वगैरह पर भी फोर्स पूछ सकता है, लेकिन अभी आपके लेवल में वर्टिकल वॉल पर ही पढ़ना है, ठीक है। तो पहले फोर्स क्यों लगता होगा ये हम लोग देखते हैं। तो ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि यहाँ पर इस तरफ से प्रेशर P नोट होगा। यस। और यहाँ पर तुम देखोगे तो P नोट प्लस समथिंग होगा। ये समझ में आ गया कि इस डायरेक्शन में ज्यादा प्रेशर है तो ओवरऑल इस पर उस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ये बात तो समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब थोड़ा सा और सोचना, अगर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा किसी एरिया पर तो फोर्स हम लोग कैसे लिखेंगे, प्रेशर इनटू एरिया। लेकिन अगर जो प्रेशर वैरी करेगा तब तो इंटीग्रेट होकर के सवाल बनेगा जी। तो आपको इंटीग्रेशन से बचाने के लिए एक जुगाड़ बता दिया था। एक्चुअली में इंटीग्रेशन करने के बाद एक रिजल्ट आता है तो डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता दिया जा रहा है। होगा क्या कि इस जगह पर देखोगे तो प्रेशर अलग होगा, इस जगह पर देखोगे तो अलग, इस जगह पर देखोगे तो अलग, तो जैसे जैसे नीचे जाओगे तो प्रेशर है जो कि बढ़ते ना जाएगा जी। ये समझ में आ रहा है कि नीचे साइड में ज्यादा फोर्स लगेगा, ऊपर साइड में क्या होगा कम फोर्स लगेगा। और ओवरऑल अगर फोर्स निकालना रहेगा तो किसी छोटे से पोर्शन पर निकाल करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यस। तो वो इंटीग्रेशन बड़ा काम आपको नहीं करना है, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है, ठीक है। तो रिजल्ट कैसे याद रखिएगा, तो रिजल्ट ये याद रखना है कि अगर इस दीवार पर आपको फोर्स निकालना है तो जो दीवार बोलेगा ना तो उसके दोनों एंड पर प्रेशर निकालिएगा। जैसे कि दीवार ऐसे टाइप का होगा, आपको दिख ये रहा है लेकिन इसमें चौड़ाई भी है,
ये वाला बी है जो कि चौड़ाई होगा जो अंदर में होगा, ठीक है। समझ आ रहा है? तो ऐसे है, ये आपको दिख रहा है और ये वाला पार्ट छुपा हुआ है, ये एरिया हुआ ना। तो अगर जो वर्टिकल वाल पर फोर्स निकालना रहेगा तो आप दोनों एंड पर प्रेशर निकाल लीजिएगा। जैसे कि आपको ए बी वाल पर फोर्स निकालना है तो ए पर प्रेशर निकालेंगे, बी पर प्रेशर निकालेंगे, दोनों को जोड़ करके हाफ कर देंगे तो ये एक एवरेज प्रेशर आ जाता है इस पर। इतना प्रेशर को मानते हैं कि थ्रू आउट लग रहा है, उतना ही प्रेशर थ्रू आउट लग रहा है ना, अलग अलग नहीं लग रहा है, लेकिन हम लोग मानेंगे कितना ही प्रेशर थ्रू आउट लग रहा है। तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, इतना प्रेशर इनटू एरिया। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? वर्टिकल वाल पर क्या फोर्स निकालने के लिए तो दोनों एंड पर जहां से जहां तक कहेगा, एक एंड पर प्रेशर निकालिएगा, दूसरे एंड पर प्रेशर निकालिएगा, बोलो यार, और उस दोनों को जोड़ करके हाफ कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके कारण क्या है कि आप फोर्स निकाल लीजिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझना, इधर से भी पी नॉट है और इधर से भी पी नॉट प्लस समथिंग होगा, तो ये समझ में आ रहा है कि पी नॉट वाला इधर से और इस पी नॉट का जो असर होगा ये वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो ओवरऑल हम जो प्रेशर निकालेंगे ना उसमें केवल लिक्विड के कारण जो होगा उसको देखेंगे। नहीं समझ? अरे ऐसे समझो, यहां पर प्रेशर कितना होगा तो पी नॉट प्लस रो इनटू एरिया, और इधर से देखोगे तो पी नॉट इनटू एरिया, तो पी नॉट इनटू एरिया में पार्ट कैंसिल हो जाता है। तो नेट फोर्स जो लगेगा वो केवल किसके कारण लगेगा, लिक्विड वाले के कारण। बात समझ में आ रहा होगा, बोलो यार। तो इस पर अगर फोर्स निकालना है तो पहले प्रेशर निकालिए यहाँ और यहाँ का, तो यहाँ का प्रेशर कितना हो जाएगा, तो यहाँ से करेगा तो होगा पी नॉट प्लस रो जी एच वन, लेकिन हम लोग पी नॉट को छोड़ देंगे फोर्स वाले केस में, इस केस में हम बता रहे हैं तो उसको छोड़ देंगे। ये समझ में आया ना? कभी भी यहाँ पर प्रेशर निकालेगा पी नॉट को छोड़िए दोगे तो नहीं, ये समझ में आ रहा होगा तुमको। तो कितना हो जाएगा बताओ तो, यहाँ पर प्रेशर रो, अभी मान गया है कि पूरा करो एक ही है, ठीक है, जी, और यहाँ पर निकालना है तो H1 प्लस इस जगह का कितना हो जाएगा, तो यही से ना देखोगे तो रो जी H1 प्लस H2, कोई दिक्कत लग रहा है? बाई 2 इतना हो गया क्या, PA प्लस PB बाई 2 वाला भाग, इतना ही प्रेशर मानेंगे कि थ्रू आउट है इनटू एरिया। तो एरिया कितना होगा, तो इसका हाइट है H2 और विड्थ है जो अंदर साइड में B ना है जी, तो H2 इनटू B। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? बोलो जी। अब एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। इस ढंग का सवाल जेईई में पूछा हुआ, बताने के बाद पूछा, ओके। इसमें कुछ बहुत सारा ऐसा टाइप है जो आप लोगों में नहीं पूछा, नीट में तभी स्टार्ट किया 4-5 साल से क्वेश्चन पूछना, अब पूछेगा सब ऐसे ही उठा के पूछेगा, सब बताया हुआ रहेगा। इसमें बोल क्या रहा है कि आपको एक्स वाई पोर्शन पर और वाई जेड पोर्शन पर बताना है कि लिक्विड के कारण कितना फोर्स लग रहा है। ये समझ में आ रहा होगा कि पी नोट वाले पार्ट को छोड़ करके बताना है, ठीक है। तो दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है, आपको बताना है किस पर फोर्स, फोर्स ऑन एक्स वाई। तो एक्स वाई पोर्शन पर बताना है, तो यहाँ का प्रेशर प्लस यहाँ का प्रेशर बाई 2 करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? तो करो। यहाँ का प्रेशर, पहले यहाँ का प्रेशर तुम निकालो, एक्स वाई पे बात करो तो यहाँ का प्रेशर निकालोगे, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, इसका रो इंटू जी इंटू इतना एक्स, बोलो यार, इसका रो कितना है 1000 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू एक्स का वैल्यू 2 हुआ ना जी। प्रेशर आ गया यहाँ पर, और इसका प्रेशर निकालोगे तो कैसे निकलेगा बताओ तो, यहाँ का प्रेशर कैसे निकलेगा, तो पहले तो इतना अब प्लस इतना, बात समझ में आ रहा है? अच्छा ये करते करते भूला नहीं जाना कि पी नोट भी रहता है, इसको समय में छोड़ दीजिए, समझ में आया? तो यहाँ पे प्रेशर निकालोगे पहले तो यही चलोगे, इतना इंटू जी इंटू एच, अभी यहाँ तक पहुंचे प्लस क्या होगा, इसका रो तो 2000 ना है जी, तो 2000 इंटू जी इंटू एच कितना 4, बात समझ में आ रहा है? इतना
बाई 2 जगह हो गया, समझ में आ रहा है, इनटू एरिया। इसका एरिया कितना होगा, दिया 4 मीटर और विड्थ तो बार यहाँ कितना दिया 10 मीटर, तो ये 4 हो गया, इधर हो गया 10, तो रेक्टेंगल टाइप बना हो गया। 40 वही समझ में आया, 4 और इधर हो गया 10, तो ये हो गया 40। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये किसके बराबर हो जाएगा, तो 2 से क्या करोगे तुम कि इसको कैंसिल कर दोगे, इसको कैंसिल कर दोगे, यहाँ भी 2 हो जाएगा। यस सर। तो 2 हो जाएगा, तो ये वाला हो गया कितना 40,000 और 10,000 50,000 और 10,000 60,000, तो ओवरऑल ये वाला 60,000 आएगा। तो 60,000 इनटू 40, सब ऐसा यूनिट में है, आंसर भी आएगा ऐसा न्यूटन हो गया। ये 6 चक्का 24 हो गया, 24 को लिख सकते हो 2.4 इंटू 10 10 टू द पावर 6 न्यूटन, वो तो जैसा देगा कर लीजिएगा, ठीक है। और अब निकालना है आपको फोर्स किसके बीच में, बाई जेड पर, माने बाई जेड पोर्शन पर फोर्स निकालना। अच्छा एक चीज समझना, आपको एग्जाम में किसी एक पर पूछेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, आप में ज्यादा चांस है इस टाइप का पूछने का, लेकिन ये भी हो सकता है कि पूछते दोनों कंसेप्ट एक है। और जैमियर में पूछा है तो वो क्या किया है कि 2 को पोर्शन दे दिया है, अब बोला है कि फोर्स का रेशियो बताइए, समझ आ रहा है, तो उसी ढंग से डील करने का। तो बाई जेड पोर्शन पर देखिएगा तो यहाँ का प्रेशर प्लस यहाँ का प्रेशर बाई 2 इंटू इसका एरिया, ये समझ में आ रहा है कि यहाँ का पोर्शन फोर्स के व्यू से सोचिएगा तो 0 हो जाएगा प्रेशर। यस सर। यहाँ पी नॉट है, लेकिन फोर्स वाला में बताया ना कि पी नॉट वाला काम खत्म होता है, तो इसका तो कर दीजिएगा आप कितना, तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे होगा ना जी, प्लस यहाँ पर देखिएगा तो केवल इसी को देखिएगा, इसका रो 1000 है, तो रो इंटू जी इंटू एच का वैल्यू कितना है 2, है ना, है डिवाइडेड बाई 2, कितना हो गया क्या प्रेशर यस सर। इनटू एरिया, ये 2 है और उधर है 10, तो कितना हो गया, तो यहाँ से क्या हो गया देख लीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 10 टू द पावर 4, ये वाला हो गया 10 टू पावर 5, तो 2 इंटू 10 टू द पावर 5। कोई दिक्कत लग रहा है? चलो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो सकता है कि पूछे, तो खाली सुन लो, क्योंकि उसमें अगर पूछ देगा किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क कितना लग रहा है तो इंटीग्रेट करके ही बनेगा, लेवल 1 में हम बताएंगे। ये तो समझ में आ रहा होगा आपको कि नीचे के जोन में प्रेशर ज्यादा है, यस सर। तो अगर सेम एरिया को भी पकड़िएगा आप तो नीचे में फोर्स ज्यादा लगेगा, तो ये समझ में आया कि इस बाल का टेंडेंसी रोटेट करने का ऐसे होगा कि ऐसे होगा, सोच करके बोलना आराम से, ऐसे होगा, अरे यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो वो ऐसे ना ढके देगा, यहाँ पर प्रेशर कम है, तो ये समझ आ रहा है कि इधर ज्यादा प्रेशर लगेगा इधर कम लगेगा, दोनों उधर ढक लग रहा है, लेकिन इधर कम है इधर ज्यादा है, तो रोटेशन का चांस ऐसे होगा। अरे बोलो यार, जैसे कि इस दीवार को माने यहाँ पर कनेक्टेड अगर नहीं रहेगा, ठीक है, डायरेक्टेड छोड़ दिया जाएगा तो ये भी आगे बढ़ेगा, ये भी आगे बढ़ेगा, लेकिन घूमता हुआ ऐसे भी दिखेगा। बोलो यार, तो ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग जिस पर कहता है निकालने के लिए, तो यहाँ पर 17/2 करके एवरेज प्रेशर निकाल करके काम कर लेते हैं, वो अलग बात है। अगर रोटेशनल पूछेगा तो रोटेशन में देख लेंगे कि नीचे रहेगा तो वहां ज्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि प्रेशर नीचे में ज्यादा है। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत? तो इसको ध्यान रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे आपसे। आप लोगों में बच्चा टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, दीवार दे देगा, बोलेगा कि दीवार पर बताओ कितना है, यहाँ तो 0 ही टाइप का सोचिएगा, और यहाँ पर क्या है कि निकाल करके के बाई 2 करके कर दीजिए। बोलो जी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसके हेल्प से हम कुछ बताना चाह रहे हैं आपको, जो पूछने का चांस कम है लेकिन दिल नहीं मान रहा, इसलिए हम बताना चाहेंगे। और जो उसमें पूछेगा वो बिना बतैले भी आप बता दे सकते थे। जैसे आपसे पूछेगा क्या
पहले तो ये बता दे रहे हैं कि कंडीशन क्या दिया हुआ है। सब कंटेनर का बेस का एरिया सेम है और हाइट भी है जो कि वाटर का या लिक्विड का क्या है सेम। तो अगर आपसे पूछेगा कि बेस पर तीनों केस में जो लिक्विड फोर्स लगाएगा, लिक्विड जो फोर्स लगाएगा या लिक्विड पर बेस जो फोर्स लगाएगा, न्यूटन थर्ड लॉ तो सेम होगा। अरे बेस पर लिक्विड लगाएगा या लिक्विड पर बेस लगाएगा, वो दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज सेम ना होगा जी। कितना फोर्स लगेगा और किसमें ज्यादा लगेगा किसमें कम लगेगा। तो अगर पहले वाले केस में आप देखिए तो इस केस में फोर्स ऑन बेस इस बेस पर कितना फोर्स लगेगा, तो यहाँ पर जो लिक्विड का प्रेशर है तो कितना भरा हुआ है हमको उससे मतलब है, केवल हाइट से मतलब है, केवल हाइट से मतलब है। तो प्रेशर हो जाएगा रो जी एच इनटू बेस का एरिया, बेस का एरिया ए हो जाएगा। इसमें देखोगे तो बेस पर कितना फोर्स लगेगा, रो जी एच इनटू ए, उस पर रो जी एच इंटू ए। ये समझ में आ गया होगा कि एक में भी वही होगा, टू वाले केस में भी फोर्स ऑन बेस क्या होगा बताओ तो, यही वाला होगा। अरे बोलो तो कि सब जगह पर प्रेशर सेम है कि हाइट सेम है डेंसिटी सेम है। अगर हाइट अलग रहता तो अलग कहानी होता, डेंसिटी अलग रहता तो अलग कहानी होता, एरिया अलग रहता तो अलग कहानी होता। यहाँ क्या हो रहा है कि निकालोगे किसी पर भी तो रो जी एच वाला में एच सब में सेम है, वो भी सेम है और नीचे में एरिया भी दिया है सेम। बोलो यार, और थर्ड वाले पर भी फोर्स कितना लगेगा, इतना ही लगेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये तो नहीं भी बताते तो तुम बना लेते। अब जो एक चीज बोल रहे उसको थोड़ा सा समझिएगा, थोड़ा सा, और नहीं समझ में आए तो और अच्छा बात, समझ में आ गया तो अच्छा बात होती है। यहाँ पे और वहां पे और वहां पे बताइए तो लिक्विड सबसे ज्यादा किस कंटेनर में, इसमें, क्योंकि एरिया नीचे सबका सेम है, हाइट भी सेम, तो सबसे ज्यादा लिक्विड किसमें है, इसमें। तो लिक्विड इसमें ज्यादा है, इसमें उससे कम है, इसमें और कम है। तो सबसे ज्यादा मास जो है लिक्विड का इसमें है, उससे कम इसमें है, उससे कम इसमें है। तो समझना लिक्विड तो रेस्ट में है, तो लिक्विड रेस्ट में है तो इस पर नेट फोर्स तो जीरो लग रहा होगा, तो अर्थ लगा रहा होगा एम जी, और कंटेनर लगाएगा ऊपर, तब ये ना बैलेंस होगा जी। तो जब सब कंटेनर एक ही फोर्स लगा रहा है ऊपर में, अरे बोलो यार, तो इसमें मास ज्यादा है और इसमें मास कम है, तो अर्थ अलग अलग नीचे लगा रहा है, लेकिन ये दोनों में सेम लगा रहा है, तो दोनों को इक्विलिब्रियम में नहीं रहना चाहिए था। बोलो यार, फिर भी ये लिक्विड इक्विलिब्रियम में तो है, तो आखिर लोचा कहाँ हो रहा है? तो हो यही रहा कि बेस सब पर सेम लगा रहा है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि ये भी इधर ये भी इधर लगाएगा तो रिजल्टेंट उधर चढ़ेगा। और इसमें क्या है कि केवल बेस ही लगा रहा है, ये दोनों ऐसे लगा रहा तो कैंसिल ना कर जा रहा होगा। और इसमें क्या है कि बेस ऐसे लगा रहा है और ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे, तो ये तो ऐसे लगा रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो लिक्विड इक्विलिब्रियम में केवल बेस वाले फोर्स से नहीं, वो ओवरऑल से है जो कि रेस्ट में। तो ये समझ में आया कि बेस सब केस में एक ही फोर्स लगा रहा है, क्योंकि कंडीशन वैसा ही दिया। हम हमेशा बोल रहे हैं कि बेस सेम लगाएगा, नहीं इस कंडीशन में तो मास ज्यादा है, उसके बावजूद भी वो इक्विलिब्रियम में क्यों है, ये बात समझ में आया? क्योंकि उसमें केवल यही नहीं लगा रहा है, ये भी ऐसे लगा रहा है, ये वाला ऐसे लगा रहा होगा, ये वाला ऐसे लगा रहा होगा, तो नेट होगा ना। तो हो सकता है कि फंसा ले आपको कि इसमें मास ज्यादा है, इसमें मास कम है, इसमें और मास कम है। तो बताइए कि जो बेस है वो किस कंडीशन में ज्यादा फोर्स लगाएगा? अगर वो ऐसे करके देगा तो बच्चा लगेगा क्या इक्विलिब्रियम में है।
तो इस पर मास ज्यादा एमजी ज्यादा लगेगा तो ईवी ज्यादा लगेगा तब ना इक्विलिब्रियम में आएगा, ऐसा करके वो सोचवाना चाहेगा। तो ये बात फिक्स है कि उस पर नीचे ज्यादा लगा तो ऊपर भी ज्यादा लगेगा, लेकिन ऊपर ज्यादा लगाएगा तो केवल ये नहीं लगाएगा, ये सब भी लगाएगा। और वहां बात करेगा बेस का, समझ में आ रहा है ना? तो फंसा नहीं ले, आपको कभी भी कंटेनर का बेस कितना फोर्स लगा रहा है तो उसमें कितना लिक्विड है उससे नहीं सोचने का प्रयास करिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? रोजियत वाला कंसेप्ट से ही डील कर लीजिएगा। तो फंसा नहीं ले दे करके इसलिए बताए। कोई दिक्कत लग रहा है? नो सर। ओके, यस सर। चलिए अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ना। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में कुछ पहले सुन लीजिए, हालांकि कहानी भी सुनाया जाता है, लेकिन पहले कहानी क्या सुनिएगा। कहानी में बस खाली जोक है और क्या अरे एक्चुअली क्या है कि राजा मुकुट बनाया तो उसको डाउट ये था कि पता नहीं पूरा सोना का बनाया है कि नहीं बनाया है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही वो बोलता है कि जो चेक करके बताओ मैंने कि ये प्योर सोना है कि नहीं है। तो लोगों को पता नहीं चल रहा था, तो यार मेरी सोच रहे थे कैसे निकलेगा, ठीक है। तो पूरा कहानी सुनाया था। वैसे ही आर्किमिडीज गए नहाने के लिए तालाब में, या जो बोलो समुद्र में, एकदम बिना कपड़ा के बैठे तो उनको ध्यान आ गया, मैंने बयासी वाला कोर्स उनके दिमाग में आया, वो पानी में गए दया करे हल्कापन फील हो रहा है, तो उनके दिमाग में चला कि अरे इसके हेल्प से तो हम क्या है कि ये बता सकते हैं कि वो प्योर सोना का बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है, समझे? तू एकदम वैसे ही नंगे दौड़ते दौड़ते राज दरबार चला है, यूरेका बोलते यूरेका मतलब होता है खोज टाइप का। तो बोलते चला है राजा उधर पका गया करे क्या हो रहा है, लेकिन साइंटिस्ट वो डूबे हुए रहते थे ना। तो वही कहानी है, छोड़िए। आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, थ्योरेटिकल चीज। क्योंकि तो होता क्या है ना कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप पढ़ते हैं बच्चा में, और रोजियत प्रेशर डिफरेंस होता ही पढ़ते हैं बड़ा में। तो आपके दिमाग में सोच आता है कि पहले आर्किमिडीज है उसके बाद कोई कहानी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जबकि ऐसा नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है ना, उसको जो प्रेशर डिफरेंस नहीं होता था ऊपर नीचे होने पर, बोलो यार, उससे डिराइव कर लिया जा सकता है इसको, ठीक है? इसी कारण से आर्किमिडीज प्रिंसिपल को आप फंडामेंटल लॉ नहीं बोल सकते। जैसे कूलॉम्स लॉ फंडामेंटल लॉ, गॉसेस लॉ फंडामेंटल लॉ नहीं है, उसको डिराइव किया जा सकता है कूलॉम्स लॉ से। यस सर। तो वैसे ही आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये ध्यान रखिएगा कि फंडामेंटल लॉ नहीं है। इसको जो प्रेशर डिफरेंस होता है ना जी, लिक्विड के डेप्थ के कारण, उसके हेल्प से इसको डिराइव किया जा सकता है। तो वही लिख दिया गया कि ये फंडामेंटल लॉ नहीं है। समझ आ रहा है? तो बच्चा पढ़ता है कि फंडामेंटल लॉ है, तो पहले यही पढ़े तो उसके बाद कुछ पढ़े। तो इसे लिख दिए हैं कि ये वाला जो आया है ना, वो फ्लूइड स्टैटिक्स में जो हम लोग नहीं पढ़े हैं प्रेशर डिफरेंस वाला, उसी से आया है, ठीक है? और उसको वैसे लैंग्वेज में लिख दिया गया है। बाकी आर्किमिडीज क्या बोलते हैं, तो कोई भी बॉडी को आप क्या करिएगा कि फुल्ली या पार्टली लिक्विड में, लिक्विड बोल रहे हैं हम, एक्चुअली फ्लूइड है, समझ आ रहा है कि नहीं? गैस में भी वही कहानी होता है। वो तो गैस का डेंसिटी इतना कम होता है कि मान लिया जाता है कि बैलून से लगभग महीने लग रहा है, बैलून के केस में कंसिडर किया जाता है, ठीक है? तो है फ्लूइड के लिए, लेकिन हम बोलेंगे लिक्विड, ठीक है? तो किसी लिक्विड में आप किसी बॉडी को पार्टली या फुल्ली इमर्ज करिएगा तो उस पर एक क्या होता है, अपथ्रस्ट फोर्स लगता है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जो बायन्सी फोर्स कहलाता है। अब बायन्सी फोर्स का वैल्यू कितना होता है, तो जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा बॉडी जितना वाटर डिस्प्लेस करेगा उस वाटर का वाटर को जरूरी नहीं है, वो बॉडी जितना लिक्विड, कोई भी लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, पहले बात समझना, बॉडी के वेट से बायन्सी को कोई मतलब नहीं। बायन्सी का मतलब है जितना बॉडी डिस्प्लेस करेगा ना लिक्विड को, उसके वेट से। तो ये एकदम पहले क्लियर कर लीजिए, बॉडी के वेट से उसको मतलब नहीं, जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड होगा उसके वेट से मतलब। बॉडी का वेट
मान लो कि 5 मीटर सॉरी बॉडी का वॉल्यूम मान लो कि 5 मीटर क्यूब, अब उसको तुम पूरा डुबा दोगे तो 5 मीटर क्यूब डिस्प्लेस करेगा लिक्विड, तो उस पर बायोन्सी फोर्स 5 मीटर क्यूब के हिसाब से लगेगा। बॉडी का वॉल्यूम है 5 मीटर क्यूब, लेकिन तुम 1 मीटर क्यूब पानी में डाले तो बायोन्सी को 5 से कोई लेना देना नहीं है, जो उसके अंदर में रहेगा वही ना डिस्प्लेस होगा जी, तो उसी से मतलब। तो ये ध्यान दीजिएगा कि बायोन्सी फोर्स कितना के बराबर होगा, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, समझ रहे हैं क्या? और अगर जो आप फुल्ली इमर्ज किए, बात समझिएगा, अगर जो फुल्ली इमर्ज किए तो समझिएगा वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना होगा, द मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी। देखो यहाँ पर हम जानबूझ के पूरा डुबा दिया है ना, उसके हिसाब से बता रहे हैं क्योंकि हमको एक चीज दिखाना है, हालांकि बाद में उसको भूला जाओगे तो, लेकिन अभी देख करके उसको भूलाना है ताकि दिमाग खुले। बायोन्सी कोशिश समझ आया ना कि फुल्ली डुबा दो, चाहे हाफ डुबा चाहे 1/4 डुबा, उस सब केस में लगेगा। तो बायोन्सी फोर्स का वैल्यू कितना होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, और वेट कितना होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, तो जो मास होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का इनटू जी, समझ आ रहा है ना? अब इस केस में तुम देखना जब फुल्ली उसको डुबा दिया गया है, ठीक है, इसके हेल्प से कुछ बताना चाह रहे हैं। तो जब फुल्ली डुबा देगा तब मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड कितना होगा, तो उतना ही ना डिस्प्लेस होगा लिक्विड जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो ये फुल इमर्ज जब हो जाएगा ना उस केस में जी ध्यान ही रखना है कि जितना वॉल्यूम होगा बॉडी का उतना ही वॉल्यूम होगा डिस्प्लेस्ड वाले का। तो इसका वॉल्यूम कितना होगा, मास निकाला डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि रो ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, बोलो यार, इनटू वी ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी। तो रो दिया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का रो ही, और वॉल्यूम कितना होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का, जितना इस बॉडी का होगा, तो इस बॉडी का वॉल्यूम कितना लग रहा है, A इंटू एच नहीं लग रहा है, तो ये हो गया कितना A इंटू एच, बोलो यार, इंटू जी। तो इतना ही फोर्स लगेगा उस पर बायोन्सी। तो ये कहां से निकाले हम लोग, आर्किमिडीज वाले से। अब बात को समझना, मान लो कि आर्किमिडीज वाला रूल तुमको नहीं पता रहता तो क्या होता, अगर इस पोर्शन पर तुम देखोगे, इस पोर्शन पर तो लग रहा होगा सिमेट्रिसिटी की, जितना ऐसे लगेगा उतना ही ऐसे लगेगा, जितना ऐसे लगेगा उतना ही ऐसे लगेगा, तो इस कर्व वाले पोर्शन पर तो नेट फोर्स 0 लगेगा। तो अब क्या है कि यहाँ पर ऐसे लगेगा, यहाँ पर ऐसे लगेगा, समझ आ रहा है कि नहीं? तो नेट फोर्स इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा है, बोलो यार। तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर जितना ज्यादा प्रेशर रहेगा फोर्स लगेगा ना उसके कारण, नहीं तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि फोर्स इस पर कितना लगेगा, तो P अपर साइड इनटू एरिया इतना लगेगा नीचे, इसको ऐसे करते रहे, समझना। फिर इसको भुला जाना, इसको ध्यान नहीं देना, हम खाली बताना चाह रहे हैं कि देखो वही चीज चल आता है, इसको बहुत ध्यान नहीं देना। इस पर नेट फोर्स इधर पर खत्म हो ना गया जी, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, इधर से ज्यादा लगेगा इधर से कम लगेगा, तो नेट उधर कितना लगेगा, तो यहाँ का प्रेशर तो हो जाएगा P लोअर पार्ट में इनटू एरिया कितना ऊपर लगेगा माइनस P अपर पार्ट में इनटू एरिया। तो एरिया को कॉमन कर लो तो क्या बच गया वहां पर, P लोअर माइनस P अपर, माने इसका प्रेशर माइनस इसका प्रेशर। तो तुमको पता है कि वो रो GH के बराबर होगा जहां पर रो इसका होगा, यस सर, लिक्विड का ना होगा ये, हम लिक्विड का फोर्स देख रहे हैं, ये वाला हो जाएगा रो GH। देखो तो आया है कि नहीं, दोनों आ गया। तो ये हम केवल आपको बताएं फुल जब इमर्ज होगा तब, हाफ इमर्ज भी होगा तो वैसे करके कैलकुलेट कर लिया जा सकता। तो बस ये दिखाना है ना आपको
कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल में जो ये वाला आया है वो प्रेशर डिफरेंस से भी देखो आ जाता है, बस इतना ही बताना था तुमको, वैसे बार बार अप्लाई नहीं करना है। बोलो यार समझना जी। कभी भी किसी बॉडी को लिक्विड में डालेगा तो 99.999% केस में आप आर्किमिडीज वाला ही प्रिंसिपल लगा करके बताइएगा कि कितना फोर्स लग रहा है ऊपर। प्रेशर डिफरेंस के कारण करने लगे तो गड़बड़ा जाएगा। और दिखाने का एक मकसद और होता है कि बहुत सारा बच्चा क्या है जिसका दिमाग चलता है थोड़ा सा, वो क्या करने लगता है ना कि इस पर फोर्स बायोंसी के कारण भी निकाल देता है और प्रेशर डिफरेंस के कारण भी निकाल देता है। तो ये नहीं होना चाहिए। कोई एक के बोलने लगेगा क्योंकि दोनों एक के है, ये बात समझ आ रहा है कि नहीं। अब कोई एक भी लगाना है तो ये वाला लगाते हैं जब भी आपको निकालना रहेगा कितना फोर्स ऊपर लग रहा है। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो ये वाला आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ओवरऑल यही हो गया कि बायोंसी फोर्स कितना होगा, तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर, और उसको ऐसे आप कर लीजिए। वो समझ में आया ना, कहा देखा है कि प्रेशर डिफरेंस के कारण भी आ रहा था लेकिन करना नहीं। ये वाला क्यों यूज करने का है तो बता रहे कि काहे इसी का यूज करने का है। और दोनों नहीं लगा देना कि बायोंसीओ लगेगा प्रेशर डिफरेंस है तो उसके कारण भी लगेगा, एक्चुअली दोनों एक क्या कहा है। समझ में आ रहा है ना, इसलिए वो हम दिखाएं। लेवल 1 में पढ़ा रहे लेकिन फिर भी मजबूर हो किस लिए दिखाएं कि ऐसा नहीं कि बाद में लगे कि यार गलती करके चलाएंगे। खैर छोड़ो। अब जैसे कि यहाँ देखना एक दिल है उल्टा दिल, उसके ऊपर में एक और दिल लग गया है, जो भी है इस दिल का टोटल वॉल्यूम है 10 सेंटीमीटर क्यूब और डूबा हुआ है जो लिक्विड में वो क्या है 4 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और लिक्विड का डेंसिटी दे दिया तो आपको पूछ रहा है बायोंसी फोर्स कितना लगेगा। तो यहीं पर आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला जो है ना वो आपको बेनिफिट दे देगा। हम लोग तो क्या है कि प्रोजेक्शन से भी निकाल लेगा, इफेक्टिव एरिया सोच करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको यहीं पर काम देगा। यहाँ पर क्या था कि शेप अच्छा था तो तुमको दिख गया, दूसरा जगह पर किसी भी शेप का रहेगा तो पता नहीं ना चल पाएगा। बोलो यार। तो समय है क्या आर्किमिडीज वाला लगा है। तो बायोंसी फोर्स कितना लगेगा, तो बायोंसी फोर्स लगेगा जो भी लिक्विड डिस्प्लेस हुआ है उसका वेट, और डिस्प्लेस्ड लिक्विड तक पहुंचने के लिए के वेट तक पहुंचने के लिए आपको मास पर जाना पड़ेगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड वाला। इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, तो कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, जितना डूबा है टोटल है इतना सॉलिड, लेकिन उससे नहीं मतलब जितना डूबल है उसी से मतलब है तो वही ना डिस्प्लेस लिया होगा। तो कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब बोले तो 10⁻⁶ 10⁻² का क्यूब। तो ये वाला क्या हो गया डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इनटू रो। तो रो कितना दिया है ये समझ में आया, कितना मास हो गया डिस्प्लेस्ड लिक्विड का इनटू 10, यही वाला जो होगा कितना हो जाएगा 15 चक्का 60, तो 1 0 और 3 तो 4 0 हो गया कितना 6 × 10⁻²⁰ किस डायरेक्शन में, तो ऊपर के डायरेक्शन में। अरे बोलो यार कोई दिक्कत लग रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा तो फिर हम सब इसका इस ढंग का क्वेश्चन जो भी रहेगा उसका शॉर्ट तरीका बताएंगे हम, ठीक है। अभी तत्काल शुरुआत में जैसे बुक में बनता है वैसे बनाना, फिर शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं। ये ब्लॉक है जो कि इक्विलिब्रियम में है, इस पर कौन कौन फोर्स लगेगा। तो पहले लिक्विड को तुम छोड़ दो, तो सबसे पहले इस पर mg लगेगा और इसमें टच है तो टेंशन लगेगा, तो यहाँ पर ये टेंशन तो लगता है, ये आ गया तो बायोंसी भी लगेगा। और चूंकि इक्विलिब्रियम में है तो जो नीचे लग रहा है उसको बैलेंस करेगा कौन ऊपर वाला, तो नीचे में कौन लग रहा है mg, अब ऊपर में कौन लग रहा है टेंशन प्लस बायोंसी फोर्स लग रहा है। तो mg का वैल्यू कितना होगा तो देख लो यहाँ पे इसका मास नहीं दिया है डेंसिटी दिया है बॉडी का, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम करोगे तो आ जाएगा ना मास, तो 2000 × 0.01 तो 20 बच गया यहाँ पर 20 × 10, तो ये बॉडी का निकल गया कितना mg होगा, ये बराबर होगा टेंशन प्लस इस पर बायोंसी जो लगेगा। तो चूंकि पूरा का पूरा डूबा हुआ है जितना वॉल्यूम इसका है उतना ही डिस्प्लेस्ड वाला का भी वॉल्यूम होगा, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम हो जाएगा इतना। अरे बोलो यार इनटू ये समझ में आ रहा है कि रो ऑफ लिक्विड यूज करोगे,
तो रो ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा 1000 इनटू जी बराबर होना चाहिए जी समझ आया। फिर बाद में शॉर्टकट बताएंगे इसका। तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये खत्म होगा तो इसको कैंसिल कर देगा, तो ये 200 है और उधर से भी आ गया 100, ये हो गया 100 न्यूटन। फिर बाद में शॉर्टकट बताएंगे, तुरंत बना लीजिएगा, अब देखिएगा बना दीजिएगा, लेकिन अभी तत्काल ऐसे ही करना है। कोई दिक्कत लग रहा है? यहाँ जगह बच गया है, उसका जो शॉर्टकट होगा वो अभी हम बता के देंगे, यहाँ समझिए। अच्छा है वो वाला हम इसके बाद बताएंगे, पहले आप ये याद रखिए कि बायोप्सी फोर्स जो होगा ना, इसको आप याद रखिएगा, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू क्या बताए थे अभी जी, बोले थे ना जी, तो इसको आप जी इफेक्टिव कर लीजिएगा अगर जो एसिलेटेड रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि आपको दे दिया, मैंने समझा रहा है, ये एसिलेटेड वेसल के केस में, ठीक है, जो बताया था पिछला क्लास में। यस सर। तो जैसे कि बोल देगा आपको कि कोई बॉडी है और इसका जो भी देगा वो, मैंने मान लो कि वॉल्यूम दे दिया है, भी है वॉल्यूम, ठीक है, अभी मान लो कि फुल्ली इमर्ज है, ठीक है, और इसको क्या है एक लिफ्ट में कर दिया है जिसका एक्सीलरेशन ए उठाएगा, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि इस पर बायोप्सी फोर्स कितना लगा है, समझ आ रहा है? तो इस बॉल पर बायोप्सी फोर्स कितना लगेगा, तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड जो होगा उसके वेट के बराबर, लेकिन ये ध्यान रखना कि अब mg पर जी इफेक्टिव वाला यूज करेंगे। तो डिस्प्लेस कितना हुआ, जिसका वॉल्यूम भी है, तो डिस्प्लेस भी भी होगा जब फुल डूबा हुआ है, तो v इनटू रो ऑफ लिक्विड, हां ये हो गया मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू जी के जगह पर क्या यूज करेंगे, जी इफेक्टिव वाला वेसल एसिलेट हो जाए तो जी इफेक्टिव कितना होगा, तो जी इधर है और ए उधर है, तो उसका उल्टा इधर करोगे तो कितना हो जाएगा जी प्लस ये वाला हो जाएगा, समझ आ रहा है? उसका हम शॉर्ट तरीका बताते हैं आगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि बायोप्सी वाला में डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास इनटू जी लगाते हैं, लेकिन अगर जो एसिलेट कर देगा तो जी इफेक्टिव वाला कांसेप्ट लगा देंगे। जी इफेक्टिव कैसे निकलता है तो पिछले क्लास में बता चुके हैं, समझ आ रहा है? एक्चुअली बताए हैं मैकेनिक्स में, पिछला क्लास में यूज किए हैं, दूसरी ढंग से इसमें भी करना है। कोई दिक्कत लग रहा है? फिर और कुछ शॉर्टकट बताते हैं तो सवाल में जो कि तेजी बनेगा, इस सब का शॉर्टकट बताते हैं, आगे भी काम हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है भाई?